Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today we are going to discuss the topic of reconstitution of the firm. पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है एज वी नो, बट अगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इससे क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. ठीक है, अब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का वो किन किन केसेस में हो सकता है. व्हेन एवर देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, admission of a partner, retirement or death or amalgamation of two or more partnership firms. So इन केसेस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो इनमें हम किन किन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं वो इश्यूज हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है हमारे पास इशू डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है और इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपना प्रॉफिट शेयर किसी और के लिए, यानी कि किसी और पार्टनर के लिए. ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. And gaining ratio, when one or more partners gain profit shares as a result of one who is sacrificing. सिंपल सी बात है कि अगर किसी एक का शेयर इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे किसी एक या एक से ज़्यादा का डिक्रीज भी हो रहा होगा. तो वहीं पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. जब एक पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है किसी के लिए तो हम बोलते हैं कि ही और शी इज सेक्रीफाइसिंग, और किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. और इसका वाइस वर्सा गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. ओके, सो सबसे पहले तो हमें जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. ओके, सो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में जो गेनिंग पार्टनर है वो पे करता है अपने गेन्ड प्रॉफिट शेयर के लिए. गुडविल का जो शेयर उसका बनता है गेन्ड प्रॉफिट शेयर की रेशियो के अकॉर्डिंगली, और वो किसे देता है, टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल कैसे निकालेंगे, जितनी फर्म की गुडविल वैल्यूएट हुई है उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, इनटू गेन्ड प्रॉफिट शेयर. जो गेन्ड प्रॉफिट शेयर है पार्टनर का उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे. एंड व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल अगर हम पार्टनर कैपिटल के अकाउंट के अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात यहाँ पे कि जो गेनिंग पार्टनर है दैट विल बी डेबिटेड, बिकॉज उसे प्रॉफिट शेयर मिल रहा है तो उसे गुडविल का पार्ट जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. सो गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं दे विल अंडरस्टैंड कि कैपिटल और करंट कहाँ पे यूज होगा. करंट अकाउंट व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड और कैपिटल अकाउंट व्हेन फ्लक्चुएटिंग मेथड इज फॉलोड. ओके, सो अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप ये वीडियोस देख सकते हो. अलग से प्लेलिस्ट क्रिएटेड है यहाँ पे 12th के एग्जाम्स की, 12th अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम प्रेपरेशन. सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ माय वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, and also please subscribe the channel. I have seen that many of you view, like, but don't subscribe the channel. It is necessary for me. So when goodwill is raised and written off, जब goodwill जो है वो raise की जाती है, मतलब full goodwill जो है, और उसे write off करना होता है, तो जब भी कुछ भी आपको write off करना है तो वो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा. सो गुडविल जो हमारी स्टैंड बाय कर रही है, गुडविल अकाउंट डेबिट, और उसको हम राइट ऑफ कर देंगे इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसका जो मेन इफेक्ट है वो यही रहेगा कि पहले हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो क्रेडिट किया पार्टनर्स को और फिर न्यू रेशियो में क्या कर दिया, डेबिट. तो इसका एक्चुअल में इफेक्ट वही जाएगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली ही. ओके, सो यहाँ पे जब हमने
रेज करके राइट ऑफ करना है तो हमें सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करना है, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना है. ओके, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल हमारी अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है उसको कैसे राइट ऑफ किया जाएगा. अब हमने ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल अकाउंट, अब हमने उस गुडविल को अपने अकाउंट से ख़त्म कर दिया है. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. जो भी हमारी बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उन पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगी पार्टनर्स में, यानी कि अगर प्रॉफिट्स हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे और अगर लॉसेस हैं तो पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिट होंगे. ओके, सो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं, ये सब हमारे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. सो एंट्री विल बी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. और किस रेशियो में होंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और इसके अलग अगर हम देखेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. सो ये हमारे पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. ठीक है, सो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर हम बात करें, समटाइम्स देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने यहाँ पे बात करी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो हम उसको पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. बट अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ साथ क्लेम भी एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, नहीं क्लेम एग्जिस्ट करता तो नो प्रॉब्लम, सारे का सारा पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. बट व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा क्लेम रिजर्व के इक्वल है, मतलब जितना हमारा रिजर्व है उतना ही हमारा क्लेम आ गया वर्कर्स का, तो वो तो सारा वर्कर्स ही लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे तो पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. और अगर क्लेम कम है रिजर्व से, यानी कि रिजर्व ज़्यादा है लेकिन वर्कर्स ने कम क्लेम किया है, तो जितना वर्कर्स ने क्लेम किया है वो वर्कर्स को क्लेम दे देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा. सो एंट्री वुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, एंड व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व, अब क्लेम ज़्यादा आ गया, इतना रिजर्व भी नहीं था, तो अब ये किसको पे करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से पे होगा, और ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर से लिया जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे एंट्री, दो एंट्रीज होंगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना रिजर्व था उतना तो क्लेम हो गया लेकिन उससे ज़्यादा भी क्लेम है हमारा, तो जितना ज़्यादा क्लेम है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. फॉर एग्जांपल हमारा रिजर्व था 1 लाख का, बट वर्कर्स ने क्लेम कर दिया 1,20,000 का, तो 1 लाख रिजर्व है, 20,000 हम रिवैल्यूएशन लॉस जाएगा हमारा, और टोटल हमारा क्लेम हो जाएगा 1,20,000 का. अब ये जो 20,000 लॉस है हमारा रिवैल्यूएशन पे, वो हम ओल्ड रेशियो में कहाँ से लेंगे, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो किसके लिए क्रिएट किया जाता है, पहले ये समझना जरूरी है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है जब हमारी मतलब मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ अलग आ जाती है मार्केट वैल्यू, तो हम उसकी एडजस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं. तो अब ये अगर तो मतलब कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है तो हम सारे का सारा रिजर्व जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स और कैपिटल और करंट अकाउंट में, यानी कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन whole of the reserve will be transferred to partners capital और current account in their old ratio. but in case की greater than है और lower than है तो हम क्या करेंगे, when market value of investment is greater than book value of investment, यानी कि market value अब ज़्यादा आ गई है
ठीक है। तो अब रिजर्व तो ट्रांसफ़र होना ही होना है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है वो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना रिजर्व है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो। और उसके बाद यहाँ पे समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू है 1 लाख की और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आज मार्केट में हमारी जो है वो 1,50,000 की है। तो हमारा मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 50,000 से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजर्व तो अपना 1 लाख का ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। देन जो 50,000 है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट चला जाएगा। एंड देन रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, ठीक है। सो थर्ड केस है हमारे पास कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब कम है हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो जितने से हमारी कम हुई है उतना तो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जो बचेगा वो जाएगा पार्टनर और कैपिटल करंट अकाउंट में। फॉर एग्जांपल हमारी रिजर्व था 1 लाख का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो हमारी कम हो गई है पहले से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी 1 लाख की बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू जो है वो 80,000 पे आ गई है, तो जो डिफरेंस है 20,000, ठीक है। तो रिजर्व हमारा 1 लाख का था, हमने 20,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जो बाकी का बचा 80,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, जितना फॉल आया है इन्वेस्टमेंट में उतना ही हमारा रिजर्व बैलेंस स्टैंड करता है। तो वो तो सारे का सारा रिजर्व हमारा कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट केस है फिफ्थ, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल जो है वो ज़्यादा हो गया, मतलब हमारा इतना रिजर्व भी नहीं था, लेकिन जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का वो रिजर्व से भी ज़्यादा आ गया है। तो जितना ज़्यादा आ गया है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ लॉस। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, जितना डिफरेंस हमारा ज़्यादा है डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये जो रिवैल्यूएशन में जितना ज़्यादा था वो हम कहाँ से लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट से, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लियर है। व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स लॉसेस आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। मतलब यही अगर हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व जो हमने अभी यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, अगर फर्म चाहती है कि हम इन्हें रिटेन करना चाहते हैं, तो रिटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अगर तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कि नेट प्रॉफिट आता है हमारा, यानी कि हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ही ज़्यादा हैं, लॉसेस कम हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और कैपिटल और करंट अकाउंट। सो गेनिंग में तो जाएगा गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो से कोई मतलब नहीं रखेंगे, यहाँ पे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग से मतलब होगा। एंड फॉर नेगेटिव इफेक्ट यानी कि लॉसेस ज़्यादा हैं प्रॉफिट्स और रिजर्व से, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डन। एंड नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। जब रिवाइज्ड वैल्यू होती है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे एक हम नया अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज़ नॉन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सो इसमें हम कैसे एंट्रीज अपनी रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? अगर हमारी एसेट में इंक्रीज आएगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब एसेट में इंक्रीज आया, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। फ़ायदा हुआ है हमें, मतलब जहाँ जहाँ हमें फ़ायदा होगा वहाँ वहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एसेट में डिक्रीज आया तो इसका उल्टा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी में इंक्रीज आया है
लायबिलिटी बढ़ गई है तो नुकसान की बात है, तो देन यहाँ पे फिर से अगेन क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर लायबिलिटी कम हो गई है तो फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई एसेट हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी अब तक, लेकिन अब रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देन अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सो अगर हमारा रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर लॉस आता है तो इसका उलट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब रेम्युनरेशन वगैरह पे की जाती है पार्टनर को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, and when expenses are borne by partner but are paid by the firm, so यहाँ पे क्या होगा, concerned partners capital account debit to cash और बैंक अकाउंट। जब expenses incur and paid by the firm होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, सो ये तो था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर हम लेजर फॉर्म में देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किससे होगा, जो हमारे फ़ायदे हुए हैं। फ़ायदे किससे हुए थे, अगर एसेट में इंक्रीज़ आया, लायबिलिटी में डिक्रीज़ आया, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आई। ठीक है, नुकसान हुए तो रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी कि एसेट में डिक्रीज़ है, लायबिलिटी में इंक्रीज़ है, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी। ठीक है, पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन वगैरह पे करी, ठीक है, या कोई एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे। सो अगर इन दोनों के डिफरेंस में हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आएगा तो बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, सो इसका बाद हमारा क्या है कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो हम सिर्फ नेट इफेक्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और जो जो हमारे मतलब अच्छी वाली बातें थी ना वो हम ऐड करेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज ऐड, और माइनस क्या हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। सो जो नेट इफेक्ट आएगा अगर हमारा प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, तो उसके बाद हमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चाहिए। अगर प्रॉफिट आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर लॉस आता है रिवैल्यूएशन पे देन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, so this was all about the topic of change in profit sharing ratio among the existing partners. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर, बट बिफोर दैट वीडियो अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू मे कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल अपलोड अ वीडियो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. Thanks for watching my video, and if you are liking the content of my channel, my videos, then please like, share and also subscribe the channel. I have seen many of you view the channel, like it but not subscribe it, so kindly do it. Thank you.